नमस्कार फ्रेंड्स। अभी घटना चक्र का हिस्ट्री सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये लंबा चौड़ा है बुक, पर कोई नहीं, कंप्लीट कर देंगे हम लोग। क्या तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ना कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रथम तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल ये कथन सत्य हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में। वहीं 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वहीं 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था और इस पद पे 1758 से लेकर के 1760 और 65 से लेकर के 1767 की अवधि तक ये रहे थे। कौन? तो रहे थे आपको रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बेलिस्ट जो था 67 से लेकर के 69 तक रहा था, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। वही वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम बार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बनाए जाते हैं। कब? 1774 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नहीं है विलियम बेंटिंग, इसलिए स्किप नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो कोई नहीं थे। तो ठीक है, चलिए आगे है। देखिए 66 बीपीएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। ये कुछ घटनाएं हैं, इनको हम लोग को क्या करना है कि अरेंज करना है। ठीक है, उनके घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रम के अनुसार इनको सही क्रम दिखाना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन, इसका हम लोग ना डिटेल पढ़ लेते हैं इससे अच्छा। ठीक है, आप फिर तो अरेंज कर ही लीजिएगा आप लोग। बक्सर का युद्ध होता है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। वहीं क्लाइव का पुनः आगमन जो होती है वो 3 मई 1765 को होती है। ठीक है, 3 मई 1765 को होती है और 65 से ये 67 तक रहते हैं, 2 बार 65 से 67 तक रहते हैं। इसके पहले ये 58 से लेकर के थे। तो दूसरी बार 1765 में 3 मई को आते हैं और इसी 1765 में क्या होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है और 3 मई 1765 को ये वापस आते हैं। इलाहाबाद की संधि है, देखिए अगस्त 1765 में, 12 और 16 अगस्त को। वहीं वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर कब बने थे, तो ये 1772 में बने थे। वहां पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो देखिए 1774 में अगर कहे तो कंप्लीटली बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए थे, लेकिन 1772 में वो बंगाल के गवर्नर बने थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर बने थे बंगाल के। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो वहीं जन प्रशासन की नींव जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी जाती है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। और ऊपरी संरचना जो था वो कर्नवालिस का था। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रख दिया था और वहीं ऊपरी संरचना जो थी वो कर्नवालिस ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। तो यह भी कथन क्या था, बिल्कुल सत्य था, क्लाइव ही था। लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जुड़े गए थे। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या है। देखिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। क्लाइव के समय ही असैनिक सैनिक वाला था, सुधार था। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार जो था वो बंद करा दिए थे। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दिया कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए और
जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल, बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस समय इसको ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने तैयार किया था। ठीक है, तो कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार हुए थे, फौजदारी कानून बने थे, पुलिस सुधार हुए थे, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो जनता में किस तरह से शासन करना है उसकी नींव ऊपरी सीमा कार्नवालिस ने तय किया था, परंतु शुरुआत कर दिए थे वारेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि कार्नवालिस ने बहुत सारे काम किए, जैसे न्यायिक सुधार किए, फौजदारी कानून लाए, पुलिस सुधार किए और बहुत सारे व्यापारिक सुधार किए। वहीं विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 का शासन इनका 7 साल था और इसमें इन्होंने निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी थी। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम जो है सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा, ना ही युद्ध के कारण। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे, क्योंकि इन्हीं के समय ना विलियम बेंटिंग के समय ही बहुत सारे सुधार हुए थे ना, जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा वगैरह वगैरह चीज़ें, तो इनका ना शासनकाल सामाजिक धार्मिक सुधार के नाम से जाने जाएगी, ना कि युद्धों के कारण। ठीक है, क्योंकि उनके समय कोई युद्ध क्षेत्र विस्तार नीति नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा। वहीं लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से 56, तो इन्होंने व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत ही 1848 ईस्वी में सतारा को, 1849 में जैतपुर को और संभलपुर को। 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संभलपुर, वहीं 1850 में बघात, 1852 में उदयपुर और 1854 ईस्वी में झांसी को मिला लिया था। 1854 में झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया और 1856 ईस्वी में कुशासन का अवध लगा करके अवध का भी विलय कर लिया। तो पूछता है कि सबसे पहले व्यापकता के सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा आया था, फिर जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघात 50 जो था जैतपुर था 1849 में और संभलपुर भी। 1850 में बघाट था, वहीं 1852 में उदयपुर था। 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी और 1854 ईस्वी में ही नागपुर का विलय कर लिया गया था। ठीक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव थे, क्योंकि 23 जून 1757 का नेतृत्व करता यही थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह होता है, तो ये राजा चेत सिंह के द्वारा होता है। बनारस का विद्रोह किसके नेतृत्व में होती है? तो राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया जाता है। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिए थे। तो राजा चेत सिंह ने इतना मतलब इस कदर इन लोगों को हराया कि वारेन हेस्टिंग्स को, कि इनको अपने सैनिकों के साथ भाग करके चुनार के किले में शरण लिए। ठीक है, राजा चेत सिंह बनारस के 1781 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि इसका शासनकाल 1774 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है, 1774 आया था ये बंगाल का गवर्नर, 72 में इसे बन गया था। फाइनली वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बना और 1774 से लेकर के 85 तक जो था वो वारेन हेस्टिंग्स ने शासन किया था। ठीक है, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बना और 1781 में क्या हुआ था? तो बनारस के राजा चेत सिंह ने युद्ध किए थे और वारेन हेस्टिंग्स को भागना पड़ा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इस नीति के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कितना अच्छा कंसेप्ट दिया है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली इससे संबंधित थे। दोनों सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें।
उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेज़ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेज़ली का उद्देश्य था भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य कराना, ताकि वो वहाँ पे सहायक संधि इसी को कहा जाता है। वेलेज़ली ने कहा कि आपके दरबार में चाहे आपकी सेना, हम अपने आप को सेना देंगे, उसके बदले में हमारी सेना का खर्च आप उठाएंगे, और जो भी रक्षा का जिम्मेवारी है पड़ोसी राज्यों से जो भी आप लोग का युद्ध चल रहा है आपसी, उसमें हम आपकी रक्षा करेंगे। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा घेरे के लाने में प्रयत्न किया था। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन कर दिया था? तो ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, और कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दिया कि वे स्वयं दीवान बने। ठीक है, कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दिया कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, ये दोनों को 1765 के जो इलाहाबाद के संधि के बाद नियुक्त कर दिया गया था, इन दोनों को पदच्युत कर देता है 1772 में। और द्वैध शासन की शुरुआत जो है बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में शुरू हुआ था, और उसको 1772 में 7 सालों के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1785 तक ये रहा था, 72 में आया था, और इसमें ना 3 साल के बाद 1788 से 95 में फाइनल इनको मतलब मुक्त कर दिया गया, लेकिन लगभग इतना साल तक चला था। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, किंतु बीए स्मिथ का निर्णय था अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोस्त, जहाँ तक वे वास्तव में दोस्त थे, उस राजनीतिज्ञ के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतना कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जाना आवश्यक ही था। निम्नलिखित में से किस पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के संबंध में हुआ था? तो ये है सर जॉर्ज वारलो। ठीक है सर, 1805 और 1806 में चला था ना, ये 6 में 1800, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज वारलो थे। ठीक है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने, तिलक न लगाने के लिए विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारलो थे। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी। वेल्लोर के विद्रोह को 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। 1806 में जो हुआ वेल्लोर का युद्ध, उसको 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो हो जाएगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसका देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। जो टैक्स था और न्याय प्रशासन था, उन दोनों को दीवानी और फौजदारी न्यायालय की श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग कर दिया गया था कॉर्नवालिस के समय। इसीलिए कहा जाता है कॉर्नवालिस को जनहित का मतलब वो जनहित लोग जैसे कि नहीं होता है, उसको अभी जस्ट ना हम लोग पढ़े थे कि संस्थापक एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की
प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया। तो कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन कौन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन जो है वो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चल करके भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को जो था वो भंग कर दिया और नए नियम के तहत कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में नियम बनाया और उसने कॉर्नवालिस कोड पेश किया था। और इस कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्र अलग अलग हो गया था कि मिक्सअप नहीं रहना चाहिए। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था किसके द्वारा? था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। यहीं जाकर के बाद में बनता है क्या, हमारा भारतीय सिविल सेवा का जनक बनते हैं। उसी के तहत अभी जो है ना डीएम वगैरह देखने को मिलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये हो जाएगा दरोगा। ठीक है, तो कंपनी बहादुर के शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया था। इसके पहले ना ये कार्य जो था ना थाना वगैरह का, ये जमींदार वगैरह करते थे। ठीक है, वसूली करते थे और दंड वगैरह सारा चीज़ें करते थे। तो अब क्या किया ना कॉर्नवालिस ने कि उसको हटा दिया और बोला कि अब नहीं, अब आपको पुलिस कर्तव्य आपको नहीं करना है। अब पुलिस बना दिया 20 से 30 वर्ग मील पे और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण जो है मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि एक तरह से दरोगा को मानते थे, क्योंकि उसी का काम था डंडा अधिकारी लोकल लेवल पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये है गाजीपुर में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर, ये बहुत कम समय तक दोबारा था। 30 जुलाई से लेकर के 5 अक्टूबर 1805। ठीक है, 1786 से 93 रहा था और वहीं 30 जुलाई 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर 1805 तक। इसे भारत में इस्तेमरारी या अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा की प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। भारतीय न्यायिक संहिता, अस्थायी बंदोबस्त और लोक सेवा के प्रवर्तक। इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को हो जाती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में और यहीं पे इसका कब्र भी बनता है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए जो लागू होता है उनमें है कि दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये तीनों कथन सत्य है। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, ये कथन बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग करते हैं। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति बना हुआ था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था। नेपोलियन जो फ्रांस का आया था शासक बन के, वो मिस्र और सीरिया को जीत लिया था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देगा।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। एक्चुअली ये लोग करना नहीं चाहते थे, लोग को मजबूर किया जाता था। ठीक है। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। ठीक है। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दिया। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। सोचिए कि यहाँ पे पेशवा और सिंधिया, बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों की सेना को परास्त कर दिया था जसवंत ने अपने भाई का बदला लेने के लिए। वहीं बाजीराव द्वितीय ने भाग करके बसीन में शरण ले लिया था। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ले और यहाँ पे पूना में जो थे ना जसवंत होलकर, उनसे बचने के लिए इसने क्या किया कि अंग्रेजों से मदद लिया और अंग्रेजों ने कहा कि मदद के बदले हमसे संधि करो। ठीक है। तो जसवंत होलकर से बदला लेना था इसको, मतलब उससे बचना था। उसके लिए इसने ना अंग्रेजों से हाथ मिला लिया 1802 में बसीन की संधि, और इसी के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर लिया। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था अवध का नवाब। ठीक है। अवध का नवाब। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से था। दुपली जो था प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दिया था। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया था। बाकी लोग भी करते थे लेकिन उस बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर एक नीति के तहत नहीं करते थे। प्रथम सहायक संधि जो था वो 1765 ईस्वी में अवध से किया गया था। ठीक है। पहला सहायक संधि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुआ था ना, उस समय भी किया गया था, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। ठीक है। तो अगर प्रथम राज्य पूछेगा तो सहायक संधि हैदराबाद, और शासक पूछेगा तो ये हो जाएगा अवध का नवाब। ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला अगर शासक कहेगा तो ये हो जाएगा अवध का नवाब, और वहीं कहेगा शासक कहेगा तो अवध का नवाब, और राज्य कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है। और मराठों में बाजीराव द्वितीय ने किया था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 नंबर की, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, कौन नहीं किया था? तो देखिए इतना सारा ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिया है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार मार्क से पता नहीं। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी, इन्होंने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर हो जाएगा 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 हो जाएगा, अवध 1801 में, पेशवा जो है वो 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, इंदौर के होलकर 1818 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी के सभी जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय देशी शासक का बात करें तो ये थे हैदराबाद का निजाम। वहीं अगर शासक का बात करेगा तो अवध का जो शासक था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या, हैदराबाद सबसे पहले कौन बनाया था? तो हैदराबाद था। उसके बाद हो जाएगा दूसरा मैसूर, फिर हो जाएगा अवध, और उसके बाद हो जाएगा सिंधिया। तो एक बार हम लोग ना फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला।
तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हैदराबाद जो था 1798 और 1800 ईस्वी में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करता है। हैदराबाद 1798 और 1800 में। उसके बाद मैसूर 1799 में, मैसूर 1799, तंजौर भी 1799 ही है। अवध जो था 1801 में, अवध 1801 में। और देखिए उसमें जो था ना वो सबसे लास्ट में था, 1856 में था, ठीक है, डलहौजी के समय। लेकिन इसमें जो था सहायक संधि स्वीकार करने वाले में ये 1801 में ही कर लेता है। इसके अलावा पेशवा जो था 1802 में था, पेशवा 1802 में। बराड़ के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, इंदौर के होलकर जो थे 1818 में, जोधपुर जयपुर मछली बूंदी सारे के सारे लोग फिर उसके बाद शामिल होते गए। हैदराबाद 1799, मैसूर 1700, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बराड़ में भोसले 1803, सिंधिया 1804 और इंदौर के होलकर 1818। तो यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करना है। तो हैदराबाद था कब था 1798, मैसूर था 99, अवध था 1801 और सिंधिया कब था 1800, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग, गलती नहीं करना है। तो सिंधिया 1804 था और था आपका लास्ट वाला 1818 में इंदौर। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में ला करके अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इसने अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता भी स्थापित किया था। ठीक है, कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। यहाँ पे कुछ है उसको मिलान करना है। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 में आरंभ कर दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 में प्रथम बना था। बक्सर के 1764 में हुआ था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया। वहीं ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पर ताखा फहराए रखा था? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अपने सूझबूझ से इन्होंने जब नेपोलियन इनको पूरा जैसे मिस्र सीरिया को कब्जा करा था, उस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने अपना पताका जो था वो फहराए रखा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया था। ठीक है, भारत की ओर जो है 1797 में आया और प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय चल रहा था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था, वहीं गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की जो श्रेष्ठता थी वो स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी जो था वो टल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है कौन सा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो था 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स की गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। वो 1813 से 1823 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1813 से 23, जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध होती है 1814 से लेकर के 1816 में, और इसी समय सुगौली की संधि भी होती है।
तो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत यह समाप्त होता है और सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लिखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया जाता है। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। यहाँ पर सम्मिलित करना है कि कौन जो थे गवर्नर जनरल वो संबंधित थे किस युद्ध से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हेक्टर मुनरो थे बक्सर के युद्ध से थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो आंग्ल नेपाल युद्ध से थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में थे बिल्कुल, और लॉर्ड कर्नवालिस जो थे वो 1713 आंग्ल मराठा युद्ध में। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1800 होती है कब? 3 से 5 के बीच में होती है और उस समय लॉर्ड कर्नवालिस बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, चलिए तृतीय और द्वितीय और मैं बता देती हूँ। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 18 होती है और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ना कि कर्नवालिस के समय में, और बाकी सब तो वही सेम था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो जो थे किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो ये हो जाएगा 1820 से लेकर के 1827 तक। तो सर थॉमस मुनरो थे ना, वो मद्रास के गवर्नर बने थे 1820 से लेकर के 1827 तक। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर थे। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई जो व्यवस्था थी, रैयतवारी व्यवस्था थी, इसके जन्मदाता भी थॉमस मुनरो और कैप्टन इनके सहयोगी थे कैप्टन रीड। ठीक है, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे जिन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम का कुर्ग और आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में भी, असम और कुर्ग कर्नाटक में है, कुर्ग के कर्नाटक में भी लागू किया गया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अवध पे था ही लॉर्ड डलहौजी लिया था कुशासन का आरोप लगा के, जबकि अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक का बात करें तो इन्होंने भी मैसूर पे मतलब जो था ना मैसूर को कुशासन का आरोप लगा करके इसको इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग कछार, ठीक है, 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग कछार और जयंतिया 1835 ईस्वी में रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। ऐसा आरोप लगा करके कर्नाटक के कुर्ग कछार को और मैसूर को 1831 में और जयंतिया को भी मिला लिए थे विलियम बेंटिक। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो ये हो जाएंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 90 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी और इस युद्ध में टिप्पू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टिप्पू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज और उनके साथी निजाम और मराठा को देना पड़ा था। यही जो अंग्रेज और मराठा और निजाम जो दो युद्धों तक इनके साथ थे कहीं ना कहीं, परंतु ये तीसरा युद्ध में दोनों का दोनों अंग्रेजों के साथ हो गया था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों से संबंधित थे कैप्टन स्लीमन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे। ठीक है, जो ठग थे ना वो काली क्या, दुर्गा का और भवानी, काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1562 ठगों को, बाप रे, 1562 ठगों को 1826 से लेकर के 1835 ईस्वी के मध्य में बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी दी गई थी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1837 ईस्वी के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। ठीक है, 1837 में, मतलब इतना 26 से 35 तक लगभग 5-9 साल तक इतना प्रयास करने के बाद
जा करके इतना कठोर रवैया फांसी वगैरह अपनाने के बाद तो फाइनली ये ठग जाके ख़त्म होते हैं। ये हाल है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह है कैप्टन स्लीमा। निम्न में से कौन थे जो सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेंटिंक ने सामाजिक सुधार प्रारंभ किए थे। कौन सा? बहुत सारे किए थे। देखिए, सती प्रथा, दास प्रथा और जगह का ठगों, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने, सब नहीं किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बने थे। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिए थे। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार, देखिए 1829 वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि सती प्रथा आते ही मतलब 28 में आया और 29 में ख़त्म कर दिया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन कर दिया था। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था और 1835 में वह इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। यहाँ पे धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया था। ठीक है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान जो था 1850 में हटाया गया था, इसलिए बेंटिंक का जो है कथन वो गलत हो जाएगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो वहीं विलियम बेंटिंक ने लगाए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध, और कब लगाए थे? तो 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। वह दिसंबर 1829 में बंगाल सती अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा, ठीक है, 1829-17 द्वारा विधवाओं को चलाना अवैध घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास दोनों जगह लागू हो गया था। तो 1829 में शुरू होता है, 1830 में यह जो नियम है वो बम्बई और मद्रास दोनों जगह पे लागू कर दिया जाता है। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी जो घोषित किया है वो विलियम बेंटिंक ने किया। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने किया है। तो ये हो जाएगा, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गया था? तो 1829 में। ठीक है, 1829 में हो गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली जो प्लान था ना वो किया गया था क्लीवलैंड। ठीक है, हिल असेंबली प्लान जो था वो क्लीवलैंड, आदिवासियों का उन्नति के लिए क्लीवलैंड ने किया था। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर थे अगस्टस क्लीवलैंड। इन्होंने ही आदिवासियों की उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान, ऐसे याद रखना है कि जनजाति लोग हिल में रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ियों में, इसलिए हिल असेंबली प्लान को इन्होंने कार्यान्वित किया था। और किसने किया था? तो अगस्टस क्लीवलैंड ने। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई और क्योंकि उसके पहले जो भी थे ना आदिवासी लोग, उनके जैसे कि यहाँ पे जमींदार करते थे उसी तरह से उधर जो था मुखिया था वही न्यायिक चीज़ें करता था, तो उनकी शक्तियाँ भी सीमित कर दी जाती हैं। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन फर्स्ट द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, 1796 का रेगुलेशन फर्स्ट द्वारा इसको विनियमित करने का प्रयास किया जाता है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया जाता है? तो ये होता है 1789 में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया जाता है 1789 में। ठीक है, 1789 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ है? तो कुप्रशासन के आधार पे। ठीक है, अवध को प्रशासन के आधार पे। चलिए आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 इन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह 1848 से 56 अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा करके फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। वहीं अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपक सिद्धांत के अंतर्गत पहला जो था वो 1848 में सतारा था, फिर जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बघात 1850 में
उदयपुर था 1852 में, झांसी 1854 और नागपुर भी 1854 था। ठीक है, और वहीं अवध था 1856 में। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। उदयपुर का 1850 में बघात, उदयपुर 1852 में, झांसी नागपुर 1854 में। ठीक है, बस इतना ही था। संभलपुर जयपुर 1849 में। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये होशियार का ग्वालियर। ग्वालियर को नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा, इन सभी को, सिंध, अवध, सतारा को मिला लिया। ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो ने किया था। 1842 से 44 तक शासनकाल रहा था लॉर्ड एलनबरो का, मात्र 2 साल। ठीक है, 48 से 56 तक रहा था किसका? तो लॉर्ड डलहौजी का रहा था। वहीं एलनबरो 42 से 44 तक रहा था। इसके शासनकाल में ही जो था ना, ग्वालियर रियासत को इन्होंने सिंध को मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध मिला लिया गया था और सतारा भी मिला लिया गया था, और सिंध एलनबरो के समय में, लेकिन ग्वालियर नहीं मिला था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में। ठीक है, विलय का सिद्धांत के तहत इनको व्यवस्थित करना है कि कब कौन सा हुआ था। तो देखिए, सतारा 1848 में था, ये झांसी 54 में था, उदयपुर 52 में था और बघाट जो था 1850 में था, अवध 1856 में। यहाँ पे फिर से है, इसको बताना है कि कौन सा युग में सही सुलंबित है। तो देखिए, सतारा वाला गलत है क्योंकि 48 था। पंजाब का विलय इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा क्योंकि 1849 होना चाहिए। अमृतसर वाला जो हुआ था संधि, वह 1856। अवध वाला बिल्कुल सही है, और झांसी 1854 हुआ था, इसलिए 55 भी गलत है। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो ये हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, तो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित कौन किया था? तो डलहौजी थे। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति जो था? डलहौजी थे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के कौन से प्रांत में एक का शासक हटा दिया था? तो अवध था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से राज्यों के विलय का क्रम पे विचार कीजिए। तो आपको सतारा 48 हो जाएगा, उसके बाद संभलपुर हो जाएगा, जयपुर 1849 में, फिर झांसी 1854 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में। विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था, तो वही सेम क्वेश्चन बार बार। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को नाम से सभी लोग जानते हैं इनका व्यवगत सिद्धांत की वजह से, लेकिन इनका वास्तविक नाम जो था वो था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। ठीक है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, इनका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। 1848 में अर्ल ऑफ डलहौजी भी इनको कहा जाता था, अर्ल ऑफ डलहौजी, और यहाँ आए थे। यहाँ पे वास्तविक नाम जेम्स इनका एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, 42 से 44 के समय थे ये एलनबरो। इसी समय 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्णतया ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो 1843 ईस्वी में नेपियर ने मिलाया था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का ये परिणाम हुआ था। किसने सिंध विजित करके उसका अधिग्रहण अनेक्स्ट किया था? तो ये हो जाएगा आपको नेपियर। ठीक है, नेपियर। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? तो हो जाएगा 1843 में। सिंध पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था 1843 में, एलनबरो के समय। वहीं सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भी मिला लिया था। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला तो 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में स्थिति को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। 1817 में तितलिया संधि हुई थी। कब? तो 1817 में। 1817 में तितलिया संधि हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ हिस्से सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख था। इसी समय 1815 में ना नेपाल के साथ विश्वगोली का संधि हुआ था। जैसे नेपाल के कुछ क्षेत्र जो थे सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलने का उल्लेख नहीं है। वहीं 1850 में
सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग जो था वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश, जब बाघाट को मिलाया था ना डलहौजी, उसी समय 50 में उसको ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। वहीं सिक्किम का आंशिक विलय हुआ था 1850 में। वहीं 1975 में जाकर के फाइनली सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हो जाती है 1975 में, ठीक है, 1975 में। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम का आंशिक विलय हुआ था। इसी के आधार पे इसका उत्तर जो है वो सी सही हो जाता है। जबकि ऐसे कहा जाए पूर्णतया स्वतंत्र भारत 1975 में हुआ था। कौन था जो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये था जेम्स आउट्रम, ठीक है, जेम्स आउट्रम। तो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउट्रम। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बना दिया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे वो हेनरी लॉरेंस थे, जो विद्रोहियों के हाथों मारे गए थे, ठीक है, लॉरेंस लखनऊ वाले मारे गए थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो था किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा बम्बई और थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? 1853 ईस्वी में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी था जो भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडिया। तो 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने, बम्बई से थाने याद करते हैं, लेकिन बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच में सबसे पहले रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब था? तो ये था आपको और यहाँ पे थे डफरिन के समय में। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। 1 जनवरी 1886 को शमपुर वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा होता है। 1886 को शमपुर वर्मा को ही मिला लिया जाता है, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, ठीक है। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वहीं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ये डलहौजी से पूर्ण सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत से धन व्यय किया जाने लगा, ठीक है, बहुत सारे धन जो थे उसका भी खर्च किया जाने लगा। वहीं जो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में आया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के बावजूद लॉर्ड कैनिंग जो फरवरी 1856 से 1862 तक रहे थे, ये 1856 से 62 कितना हुआ? 6 साल तक रहे थे। इन्हीं के समय 1856 में 26 जुलाई को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम होता है। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित प्रस्तुत किया जाता है और इस अधिनियम के 15 के तहत, ठीक है, सती प्रथा 17 था। 1829 में दिसंबर 1829 में 17 था। वहीं अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये था 15। इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया गया था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में वर्तमान प्रयागराज में दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको सुनाया गया था। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था? महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1 नवंबर को वहीं इलाहाबाद में।
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ये कब? तो वहीं 1858 के सामग्री की घोषणा में कह दिया जाता है कि जो डलहौजी ने हटा दिया था ना, तो दत्तक पुत्र वाला कंसेप्ट, तो उसको फिर से क्या हुआ कि वो स्टार्ट कर दिया जाता है। महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में सुनाई जाती है। इसमें उनकी नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोई भी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया कि जो भी क्षेत्रों को विजित करना हो, विलय, हड़पना वगैरह सब चीज़ को फाइनली ख़त्म कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की भी अनुमति दे दी जाती है। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया था। कब? तो ये 1877 में। 1877 में राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया था 1 जनवरी 1877 में, और रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित हुआ। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड जो 7 थे, इनको वर्ष 1903 में और जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो एडवर्ड 7 को 1903 में और जॉर्ज 5 को, जॉर्ज पंचम जो थे ना आए थे दिल्ली दरबार में, और एडवर्ड 7 1903 में और जॉर्ज पंचम 1911 में भारत का सम्राट घोषित होते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो एलन बैरो हो जाएंगे। ठीक है, एलन बैरो। 1843 के एक्ट 5 के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल था 42 से 44। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ है कि सही सम्मिलित करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त किए थे। वहीं लॉर्ड वेलेस्ली कह रहा है कि चतुराई पूर्व निष्क्रियता, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी नीति ना चतुराई पूर्व निष्क्रियता की नीति जो है जॉन लॉरेंस ने लाए थे। ठीक है, जॉन लॉरेंस। वहीं लॉर्ड डलहौजी जो थे वो सहायक संधि बिल्कुल गलत है क्योंकि वेलेस्ली लाए थे सहायक संधि, और लॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया, और लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन, जो कि कार्यकाल इनका था 1884 से 1888, 1884 से 88 था, इस समय किया था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा उच्चतम निष्क्रियता का लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस था। बाकी कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी तीनों का तीनों है। यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। ठीक है, 1829 का 17वां रेगुलेशन सती प्रथा। वहीं जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ना, वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बिल्कुल गलत है क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में होता है और ये 13 से 23 के बीच में रहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, चलो 1803 से 5 के बीच में होता है। देखिए उस समय ना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। 1805 में कुछ समय के लिए बने थे 1805 में, तो वो कॉर्नवालिस बने थे, लेकिन वेलेस्ली 1803 से 5 तक रहते हैं। वहीं तृतीय और अंतिम 1817 से 18 के समय होता है जिस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो ये हो जाएगा 1818 में। तृतीय आंग्ल युद्ध खत्म होता है 1816 से 18 और 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया जाता है। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत किए थे? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, तो राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाए थे।
तो चार्ल्स मेटकाफ ही थे, ठीक है। इसको बनाया कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए यहाँ पे ये सारा का सारा तो पता ही है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वेलेस्ली सहायक कॉर्नवालिस अस्थायी, हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल और सर जॉन शोर जो थे आंग्ल नेपाली युद्ध। बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हुआ था 1814 से 16 के में, और उस समय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि 1815 में देखिए यहाँ पे 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली, इसलिए 1815 में दूसरा युद्ध हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल आक्टलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया। मालवा नहीं, मलाव का। ब्रिटिश सेना जो थे राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गया था और इसी वजह से 2 दिसंबर 1815 को उन्होंने सुगौली की संधि करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। वहीं कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले जो थे अंग्रेजों को सौंपे गए थे। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जो थे ना, ये सारे के सारे अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक के सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड एलेनबरू कहते हैं कि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1843 में। डलहौजी तो जानते ही हैं, वेलेस्ली भी हो जाएगा और फिर हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसमें से बताना है 86 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित आपको नहीं हो जाएगा कौन सा? तो डी वाला ऑप्शन, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था ना, वो 1839 से 42 ईस्वी के बीच में हुआ था और इस समय लिटन नहीं बल्कि ऑकलैंड थे, ठीक है, ऑकलैंड थे। वहीं लिटन जो थे दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के समय थे जो 1878 से 1880 हुआ था, जबकि तीसरा जो हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध वो हुआ था आपको डफरिन के समय में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो वो हो जाएगा 1839 से 42 और इस समय भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, ठीक है। वहीं दूसरा वाला हो जाता है 78 से 80 के बीच में, उस समय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। दूसरे के समय लॉर्ड लिटन और प्रथम के समय थे आपको ऑकलैंड, ठीक, ऑकलैंड। और वहीं डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे उस समय 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था क्योंकि विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर के 1835 तक रहे थे। निम्न में से कौन थे जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हुए थे? तो ये हो जाएंगे जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस का यह हर जो गवर्नर, सभी गवर्नर जो आते गए ना, वो कुछ न कुछ अपना नया नियम प्रतिपादित करते चले गए। तो चतुराईपूर्ण अगर निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की बात करें, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान के संबंध में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होता है और लॉर्ड नॉर्थबुक के काल तक ये चलती है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि इनका वायसराय का जो काल था वो 1864 से लेकर के 1869 तक था और इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर इनको मिलता है और इस नीति की रूपरेखा भी स्पष्ट रूप से निश्चित की जाती है। लॉरेंस के समय 1864 से 1869, ठीक है, 1864 से 1869 लॉरेंस के समय। भारत में वहीं वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें कि इसको किसने प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएंगे आपको लॉर्ड मेयो, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें तो लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। इन्होंने ही 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की कार्यकाल में आरंभ हुआ था। तो देखिए 1864 से लेकर के 69 तक आपको कौन थे? लॉरेंस थे, ठीक है। 64 से 69 उनके जस्ट बार 70 में आपको आ जाते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो आ जाते हैं किनके बाद? तो लॉरेंस के बाद आ जाते हैं मेयो
और इन्होंने ही वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो 1870 में है शुरू हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से लेकर के ये 72 तक रहे थे। और इनसे पहले जॉन लॉरेंस थे, 64 से लेकर 69 तक थे, और इनके काल 1872 में ही यह शुरू हो जाता है। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में होती है पहली बार। ठीक है, वो कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1872 में, और वित्तीय विकेंद्रीकरण भी लॉर्ड मेयो के समय 1870 में होती है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दंडित अपराधी द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है वो एक दंडित अपराधी द्वारा इनका हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड मेयो 1869 तो 72 तक इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी जो था इनका हत्या कर देता है। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो जाती है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में होती है? तो पहले व्यक्ति थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन कहता है कि ये 69वें पेज में पूछा हुआ है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार भी इनको दिया गया था, और प्रांतीय सरकार को कुछ सेवा देने का भी अधिकार था। इसके अलावा इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया था, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था। तो मतलब ये कुल मिला के ठीक ठाक काम कर रहे थे, और लेकिन इनकी हत्या कर देता है। वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल 69 से 72 तक था। उसके शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए इनको याद किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसमें मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वतंत्रता देते हुए उन्हें जेल से संबंधित, शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित, आज भी जो है ना जेल और शिक्षा चिकित्सा राज्य सरकारें देखती हैं, तो जेल, शिक्षा और चिकित्सा संबंधित जो सेवाएं थी इनके लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशियां दी गई। साथ ही उन्हें अपनी इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया था, तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया, और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरे अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन था। वैसे भी आंग्ल अफगान युद्ध 3 बार हुआ था। ठीक है, 3 बार हुआ था। तीसरा वाला डफरिन के समय हुआ था, पहला हुआ था आपको किसके समय हुआ था? तो ऑकलैंड के समय हुआ था 39 में, और दूसरा जो युद्ध था ना आंग्ल अफगान युद्ध, वो 1878 से लेकर के 80 तक था, और ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। तो पहला ऑकलैंड, दूसरा लॉर्ड लिटन के समय, और इसीलिए उनके प्रति जो नीति अपनाया था लॉर्ड लिटन ने, उसके बारे में ये कहा गया था कि यह अग्र फॉरवर्ड की नीति थी। ठीक है, अग्र फॉरवर्ड की नीति जो है वो अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी आपको लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इतना ही नहीं बल्कि कुशल और कर्मण्यता की नीति के स्थान पे जो था ना अभी तक मास्टरली इनएक्टिव जो नीति चल रहा था लॉरेंस के समय, 64 से थे ना, 64 से 69 तक लॉरेंस को माना जाता है। उसके पहले भी नॉर्थ बुक के समय एलन बैरो से ही चल रहा है, परंतु लॉरेंस को माना जाता है। तो उसके जगह पर अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम आक्रामक नीति अपनाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यही हो जाएंगे लॉर्ड लिटन ने, और इन्हीं के समय दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैची कमीशन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय 78 में आया था। शस्त्र अधिनियम ये सभी से संबंधित है। तो चूंकि लॉर्ड लिटन एल्बर्ट बिल विवाद से नहीं है, क्योंकि एल्बर्ट बिल जो विवाद था लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश हुआ था, और इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को
यूरोपीय अपराधियों पे मुकदमे चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। और ये जो एल्बर्ट बिल आया था बहुत अच्छा था। इसमें कहा गया कि जो भी भारतीय न्यायाधीश होंगे वो कोई भी अपराधी हो, चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय, उन पे भी मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग इन लोगों ने किया था। ठीक है। कौन सा भारत का वायसराय सबसे ज़्यादा समय तक रहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। वायसराय का बात किया है तो ब्रिटिश वायसराय में भारत में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन 7 साल तक, 1899 से 1905 तक। वहीं डफरिन 4 साल, 84 से 88। लॉर्ड हार्डिंग 6 साल, 1910 से 16। और लॉर्ड मेयो जो था वो मात्र 3 साल, 1869 से 72 तक रहा था। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किनके नेतृत्व में? तो लॉर्ड रिपन में। ठीक है। तो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में इसको सशक्त किया था लॉर्ड रिपन ने। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टेन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया था। 1880 में जो था ना, ग्लैडस्टेन के नेतृत्व में उदारवादी दल आया। और ग्लैडस्टेन जो था यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपने भारत के प्रतिनिधि का इन शब्दों में वर्णन किया। ग्लैडस्टेन का कहना था कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पे है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है। ये ग्लैडस्टेन का कहना था। और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। और रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन पे सरकारी प्रस्ताव। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पे सरकारी प्रस्ताव 1882। रिपन जो थे देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा जो थी आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। ठीक है। तो जो स्थानीय बोर्ड है ना, उसकी मतलब कुछ लोगों का समूह, उसको स्थापित किया गया। और प्रत्येक जिला में एक उप विभाग बनाया गया। तालुका, तहसील, ये सारे के सारे बनाए गए। और ये सारे के सारे ग्लैडस्टेन का कहना था कि हमारा शासन भारतीयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय लोग असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाना हमारा कर्तव्य है। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित किए गए और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था लॉर्ड रिपन ने। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? जो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के वहीं रिपन के समय आया था। मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर जो लगाई गई अयोग्यताएँ थे उसको हटाया जाना। सर सीपी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के सर सीपी जो एल्बर्ट थे इस परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत की है जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक जो अयोग्यताएं हैं तुरंत ही समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का ठुकराघात माना और एल्बर्ट बिल को लेकर के विवाद हो गया, जिसकी वजह से 1884 में रिपन ने अपना कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इसी एल्बर्ट की वजह से भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए यहाँ हो जाएगा कि जहाँ तक अदालतों के दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पे रोकना था। ठीक है, ये दोनों न्यायाधीश को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया था। केस की पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। तो वही लॉर्ड रिपन के समय जो है फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इसमें 7 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है तो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और वहीं 7 से 12 साल का बच्चा है तो उसको 9 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, और महीने में कम से कम 4 दिन की उसको छुट्टी भी देंगे। ठीक है, महीने में 4 दिन की छुट्टी और 9 घंटा ही काम कराएंगे अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए
और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम जो कारखाना अधिनियम 1881 था, यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ, क्योंकि इसमें ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था, और इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इस अधिनियम से मजदूर जो थे सामान्यतः निराश थे, क्योंकि वो महिलाओं के लिए भी चाहते थे। वहीं एनएम लोखंडे जो थे वो भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में एनएम लोखंडे जो थे वो अग्रणी थे। वहीं उन्होंने न केवल हथकरघा एवं कपड़े मिल में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए लोखंडे याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किए थे। किसी भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो बिल्कुल लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में आता है। वहीं इल्बर्ट बिल 1883 में। यहाँ पर दिया कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय स्वशासन रिपन था, ना कि लिप्टन, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। वहीं सहायक संधि विलेजली राज्य डलहौजी अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस थे, ठीक है। चलिए यहाँ भी दिया है मिलान करना है, तो किसके समय क्या हुआ था। तो क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन लगा था, वहीं 1765 में लगा था। वहीं 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं तो यह ख़त्म हो जाता है। वहीं बेंटिंग के समय में क्या हुआ था, विलियम बेंटिंग के समय में, तो ये हो जाएगा आपको अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा हुआ था स्टार्ट। और चार्ल्स मेटकाफ जो थे वो प्रेस पे प्रतिबंध हटवाए थे, ठीक है, प्रेस पर से प्रतिबंध हटवाए चार्ल्स मेटकाफ। और कर्जन के समय तो बंगाल विभाजन 1905 में होती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। और मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय हो, परंतु उनकी नैतिकता, उनकी बुद्धि सब के सब अंग्रेज हो, क्योंकि यहाँ पे शासन करने के लिए जो है ना जनता का समूह चाहिए था, श्रम बल चाहिए था, जो इनके पास बुद्धि हो, कौशल हो। मैकाले का विचार जो है वो 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमत, भले ही इनडायरेक्टली ये लोग हित नहीं चाहते थे, पर हो गया था, फायदा है भारतीयों को, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, और उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा को अंग्रेजी रखा गया था, ठीक है। चलिए, और इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो डलहौजी हो जाएंगे वेबकर सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा, रिपन हो जाएंगे स्वायत्त, और कर्जन हो जाएंगे बंगाल का विभाजन। डलहौजी 1848 से 56 तक रहे थे, ठीक है। 1829 के 17वें अधिनियम में सती प्रथा खत्म होता है, और फिर जो विधवा विवाह था 1856 में वो 15वें में, ठीक है, उसके 15वें अधिनियम में। कौन से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी थी जो गवर्नर जनरल और घटना से सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय 1842 से 44, 1843 में ये संधि करते हैं लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। तो सिंध का विलय कर लेते हैं आपको लॉर्ड एलनबरो 1843 में। वहीं अफगान युद्ध की बात करें तो पहला हो जाएगा ऑकलैंड के समय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 78 से 80 के बीच में रिपन के समय हो जाएगा, तीसरा डफरिन के समय में, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही चीज़ें है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है। तो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए किए। वहीं लॉर्ड कैनिंग जो थे 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्विक सर्वेक्षक नियुक्त किए थे। 1871 ईस्वी में पुरातत्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एक केंद्रीकृत स्वरूप दिया गया और जॉन मार्शल जो थे इसके
नया महानिदेशक 1901 में बन जाते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल इसके नया महानिदेशक बन जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। और किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए स्टार मार्क है, क्योंकि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे। ठीक है, और जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। वहीं कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में बनाया गया था। कैंपबेल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ इसको निरस्त कर दिया। तो ये कह रहा है कि किसने इसकी स्थापना की थी? तो कैंपबेल के सुझाव पे इस विभाग की स्थापना जो थी 1871 में मेयो ने किया था। वहीं अगर कहा जाए कि भारतीय पुरातत्व से भारतीय जोड़ दिया जाए, देखिए पुरातत्व संरक्षण विभाग 1871 हो जाएगा, कैंपबेल के अनुशंसा पर मेयो, लेकिन इसमें अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाए तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, भारतीय जोड़ देगा तो लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वो हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के समय पारित है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत का ध्यान देखते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन भी किया था। ठीक है, 50,000। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि जनमानस की जो भी आकांक्षाएं हैं इनको ये पूर्णतः अवहेलना कर रहे हैं और अपने मन का ये मतलब काम कर रहे हैं औरंगजेब की तरह। वह इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 63 PPSC में कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि देशीय नरेशों के राजकुमार और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कौन वायसराय था? मतलब वायसराय पे विचार करना है, वो कब आए थे उनके कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे ये 99 से 1905 तक थे, कर्जन 99 से 1905 तक थे। वहीं हार्डिंग हो जाएंगे आपको 10 से लेकर के 16 तक, 10 से 16 तक। एडविन तो सभी लोग जानते ही हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हो जाएंगे वो 16 से लेकर के 21 तक हो जाएंगे। जस्ट लॉर्ड हार्डिंग के बाद 10 से 16 के बाद चेम्सफोर्ड ही बनते हैं 16 से लेकर के 21 तक। ठीक है, और एडविन हो जाएंगे आपको 1926 से लेकर के 31 तक। ठीक है, 26 से लेकर के 31 तक हो जाएंगे लॉर्ड एडविन, 26 से लेकर के 31 तक। चलिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। तो बिल्कुल ये कथन सत्य हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। मैं दूसरा कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका डिटेल थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटेल में कहता है कि वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लेते हैं और इसने बंगाल को 2 भागों में बांट करके पूर्वी बंगाल और फिर आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया था तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किए थे। ठीक है, मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किए थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना किसका कार्य था? तो कर्जन का। और यह कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा भी किए थे लॉर्ड कर्जन।
तो कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे और फिर ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित भी किए थे। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, इसलिए कथन ये भी सही है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, लेकिन कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था कि मेरे लिए संदेश जो है वो ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पे इसको भी सत्य माना जा सकता है। वोट डालो और राज करो की नीति तो सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा ना। यहाँ पे तो कर्जन दे रहा है, एक सेकंड, क्या है विरोधाभास है। वोट डालो और राज करो की रणनीति जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। अच्छा, डलहौजी राज्य हड़प नीति था। ठीक है, और फ्रांसीसी जो था ना डुप्ले, वो बोला था वोट डालो और राज करो। और यहाँ पर अंग्रेजी गवर्नर की बात करें अगर तो वो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी वोट डालो और राज करो। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को। वहीं लॉर्ड कर्जन के समय में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा कि दावा किया गया, बल्कि इसकी दो स्पष्ट उद्देश्य थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रवादी गतिविधियां तेजी से पनपने लगी थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको देख सकूं, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था कि यही चीज़ें वो 1900 में लिखे हुए थे। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1903 में ये कहते हैं और 1900 में कहते हैं कि मैं इसको चुपचाप देखूंगा, शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूंगा। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था? तो यह लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही किया था, इसके बाद कर्जन किया था। तो वर्ष 1900 नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव बनाया गया। जॉन मार्ले को उनके द्वारा किए गए सुधारों को ही मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार पृथक निर्वाचन को शामिल किया जाता है। तो लॉर्ड मिंटो बनते हैं इसके वायसराय और फिर सचिव बनते हैं कौन से? तो मार्ले। ठीक है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, 21 से 26 तक थे ना लॉर्ड रेडिंग। तो लॉर्ड रेडिंग 21 से 26 तक देखिए हो जाएगा 1899 से लेकर के 1905 तक आपको हो जाएंगे कौन? कर्जन। वहीं 5 से 10 तक हो जाएंगे आपको मिंटो। 10 से 16 तक हो जाएंगे हार्डिंग द्वितीय और 16 से 21 तक हो जाएंगे चेम्सफोर्ड और 21 से 26 तक हो जाएंगे आपको कौन? तो लॉर्ड रेडिंग और 26 से लेकर के हो जाएंगे लॉर्ड इरविन। ठीक है, शायद 31 तक थे, क्या हमको याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 26 के बाद इरविन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना वो वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल 1784 में आया था और ये 85 तक रहे थे वारेन हेस्टिंग्स।
72 में आए थे और 74 में ये फाइनली बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये 84-85 तक रहते हैं। तो इन्हीं के समय में आया था पेट्स इंडिया एक्ट। वहीं डॉक्टर ऑफ लैब्स डलहौजी के समय आया था, ठीक है। और 4 डालोराज करो की नीति कर्जन और मिंटो ने अपनाए थे, ठीक है, कर्जन और मिंटो ने अपनाए थे। वहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो कर्जन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह लिटन के समय आया था, ठीक है। और चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। और इल्बर्ट बिल जो था 1883 ईस्वी में आया था, रिपन के समय आया था। और यह जो इल्बर्ट बिल था वो क्या था, तो जो भारतीय लोग हैं ना उनको मतलब कि अंग्रेजों जो यूरोपीय होंगे उनके अपराधियों के प्रति नहीं सज़ा नहीं सुनानी है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार अधिनियम 1878 में लिटन के समय आया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला भी कहा गया। सरकार जो थी अवांछनीय विषय को प्रकाशित करने को अपराध घोषित कर दिया था और उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकते थे। अर्सकिन पेरी, ठीक है, अर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत कहा था। तो अर्सकिन पेरी ने इसे विपरीतगामी और असंगत कहा था और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। वहीं एस.एन. बनर्जी ने इसको आकाश से वज्रपात कहे थे, ठीक है, एस.एन. बनर्जी ने आकाश से वज्रपात। तो इस अर्सकिन जो पेरी थे इन्होंने अर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत कहा। वहीं एस.एन. बनर्जी जो थे वो पेरी जो थे ना विपरीतगामी असंगत और एस.एन. बनर्जी जो थे वो आकाश से वज्रपात कहते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन ही सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश सहचर इस सभी के सभी मामले यहाँ पे दर्ज किए गए थे। यहाँ पे बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बिल्कुल ये वाला हो जाएगा गलत आंसर, ठीक है, डी। राजधानी क्या कलकत्ता से दिल्ली सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं, इसको दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दरबार को बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, राजधानी घोषणा होता है, इसको दिल्ली दरबार तृतीय भी कहते हैं। यहाँ पे सही जोड़े का मिलान करना है तो बिल्कुल बंगाल का विभाजन क्लाइव हो जाएंगे, बंगाल में दोहरा शासन हो जाएगा कौन, सामाजिक सुधार तो बेंटिंग हो जाएंगे, हड़प नीति जो था वो डलहौजी हो जाएंगे और बंगाल में दोहरा शासन हो जाएंगे फिर से कर्जन, ठीक है। तो बंगाल में दोहरा शासन सॉरी कर्जन क्लाइव था ना, गलती पढ़ा गया था, हाँ ठीक है, बंगाल में दोहरा शासन हो जाएगा आपको क्लाइव हो जाएगा, ठीक है, और बंगाल विभाजन कर्जन, ठीक। तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि बंगाल में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। सूची 1 है, सूची 2 है, इतना सारा मिलान करना है बाप। इसका देखिए यहाँ पर डिटेल दिया होगा, इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1833 का एक्ट था, डलहौजी की नियुक्ति होता है। इस एक्ट के तहत 1858 के तहत मिंटो की नियुक्ति होती है। वहीं 1935 का एक्ट बेवेल की नियुक्ति होती है, ठीक है। 1935 का एक्ट बेवेल की, 1858 का मिंटो की और फिर 1833 डलहौजी, ठीक। और यहाँ पे इसको कब मिलाया गया था, इसको सही सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो संभलपुर और जैतपुर था 49 में था, बघाट जो था 50 में था, संभलपुर जैतपुर 49 में, सतारा 48 में, अवध हो जाएगा 1856 में और झांसी और नागपुर था 1854 में, ठीक है। चलिए वही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए उनको कालक्रम में सजाना है कि किसका कब विलय होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल अभी ख़त्म ही होने वाला है, एक क्वेश्चन और है, स्टार मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम जो था ना वो 1835 में सिक्किम के कुछ भाग का विलय हो जाता है और कुछ भाग का 1850 में होते हैं, डलहौजी के समय। सिक्किम का कुछ भाग 1835 में होता है, कुछ 1850 में होता है, लेकिन फाइनली जो विलय होती है 1975 में होती है, भारतीय आज़ादी के बाद। वहीं पंजाब का विलय 1849 में होता है, पंजाब का 1849 में जब सिखों से इनकी संधि होती है, ठीक है। और वर्मा जो म्यांमार है, वर्तमान म्यांमार है, इसका भी डिफरेंट के समय 1886 में होती है और झांसी तो
1854 में ही हो जाती है। तो सिक्किम का पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी नहीं किया गया था, और फिर भी दे रहा है तो 1835 और 50 हम ले सकते हैं, अंशतः हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू हो गया था? तो इनमें से देखिए कोई नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी, ये सारी की सारी सुविधाएं दी जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर, और मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि समकक्ष थी खान बहादुर। ठीक है, तो हिंदुओं को राय बहादुर और मुस्लिमों को खान बहादुर। वहीं 1859 और 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, 1859 और 1860 से। इसी के साथ ही इतना लंबा चैप्टर 129 क्वेश्चन का गवर्नर जनरल पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।